नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों स्टूडेंट देखने वाले हैं रेलवे एग्जाम्स ग्रुप डी स्पेशल जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर से प्रीवियस 2018 से अब तक 2025 तक रेलवे एग्जाम से पूछे गए 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जैव अणु का मतलब जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, आपका लिपिड है या फिर न्यूक्लिक एसिड है। इन सभी से जो वेरियस रेलवे एग्जाम्स में सवाल पूछे हैं एनसीईआरटी बेस्ट टीसीएस ने, वो सारे सवाल देखने वाले हैं जो आगामी ग्रुप डी अभी जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कहां से देख रहे हैं? तो ये सारे सवाल टेक्स्ट बुक की, ये स्मार्ट बुक है 4000 प्लस क्वेश्चंस की, जिसमें आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है। स्मार्ट आंसर कुंजी है, आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी ले सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है और आंसर की यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग तरीके से इन्होंने डिजाइन की है। इन सभी चैप्टर में काफी चैप्टर के ऑलरेडी अपन ने सवाल कवर कर लिए हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। स्मार्ट आंसर कुंजी इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक सवाल के साथ मेंशन रहता है कि अन्य कैंडिडेट ने उसका क्या आंसर टिक किया, कितने ने स्किप किया। ये मॉक टेस्ट रहता है टेक्स्ट बुक के वहीं से। बाकी ग्रुप डी एग्जाम्स की प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो आज ही ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें प्रीवियस ईयर के 172 प्लस ग्रुप डी के पेपर मिल जाएंगे और एक ही पास प्रो में एएलपी टेक्नीशियन सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट कवर हो जाएंगे 900 प्लस एग्जाम्स के। तो इसमें भी टीटीजे के कूपन कोड से आप ऑफर का लाभ उठा सकते हो। पास प्रो मैक्स लेंगे तो आपको एचडी नोट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पर एग्जाम प्रीवियस ईयर के ईयर वाइज और उसमें भी मैथ्स का अलग से, रीजनिंग का, साइंस का अलग से अब तक पूछे गए सवाल का डिटेल में सोल्यूशन भी मिल जाएगा। फिलहाल अपन आते हैं प्रश्नों पर। पहला सवाल है ग्लूकोज के अणु में परमाणुओं की सही संख्या ज्ञात कीजिए। इतना इजी सवाल। ग्लूकोज की बात करेंगे तो यहाँ पर C6 H12 और O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। टोटल कितने परमाणु हैं? यहाँ पर आपको 3 प्रकार के तत्व देखने को मिल रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसमें आप देखेंगे तो ये 6 प्लस 12 प्लस 6 यानी 12 और 12 24 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ परमाणु। तो विकल्प यहाँ पर सी करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। ये अभी टेक्नीशियन में पूछा था 2024 में और एनटीपीसी 2021 में एक सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो आप सभी को पता है जैविक उत्प्रेरक होता है एंजाइम। तो एंजाइम आपका जैविक उत्प्रेरक है। नेक्स्ट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये एनीमिया आपको पूछा है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो विटामिन B9 की कमी से ये एनीमिया, जो रक्त की कमी वाला रोग है, वो हो जाता है विटामिन B9। अब विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग की बात करें, विटामिन ए जिसे आप रेटिनॉल बोलते हो, इसकी कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जीरो फतलेमिया, आंखों का शुष्क होना रोग है। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे आप रतौंधी बोलते हो, ये विटामिन ए की कमी से। विटामिन सी इधर आपको दे रखा है तो इसे एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी यानी मसूड़ों में खून बहना, घाव का देर से भरना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है विटामिन सी। विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन इसे बोला जाता है और त्वचा का फटना हो गया, आंखों का लाल होना, ये सभी विटामिन B2 की कमी से, जैसे त्वचा का फटना को बोलते हैं एरिबोफ्लेविनोसिस ये डिजीज, और बाकी आपको B9 जिसे फोलिक एसिड बोला जाता है। और ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, रक्ताल्पता और इससे एक और पेचिश रोग भी यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स में काफी विटामिन आ जाते हैं, जैसे B1 की बात करें जिसे आप थाइमिन बोलते हो, उसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी। और B2 राइबोफ्लेविन जिसको आपको मैंने बताया त्वचा का फटना है, जिसे आप एरिबो फ्लेविनोसिस बोला जाता है। और B3 नियासिन है और ये इंपॉर्टेंट है, B3 का पूछा जाता है, पेलाग्रा डिजीज हो जाती है, पेलाग्रा। 4D जो डायरिया, डर्मेंटाइटिस, डिमेंशिया, ये डिजीज 3D 4D बोला जाता है, पेलाग्रा डिजीज है। और उसके बाद B5 की बात करें तो इसे बोला जाता है पेंटेथेनिक एसिड, जो बाल सफेद आते हैं B5। B6 से पायरिडॉक्सिन, एनीमिया हो जाता है B6 से भी। और फिर B7 बायोटिन है, लकवा, B7 से आपका मस्तिष्क जुड़ा B7, लकवा, बालों का गिरना, शरीर में दर्द वगैरह, B7 है बायोटिन। B9 है, फोलिक एसिड है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो आपको पूछा है। उसके बाद B12 को बोला जाता है साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन की कमी से भी एक एनीमिया रोग होता है। और ये B12 की कमी से जो एनीमिया होता है उसे बोला जाता है पर्निशियस, पर्निशियस एनीमिया। और पर्निशियस
एनीमिया B12 की कमी से हो जाता है, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है B9 की कमी से। और ये पर्निशियस में बहुत ज्यादा घातक रक्त अल्पता यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार भी होते हैं B12 की कमी से। और विटामिन डी इंपोर्टेंट है, कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, रिकेटस डिजीज हो जाती है, और ये सूखा रोग होता है जो बच्चों में देखने को मिलता है, रिकेटस। और वेस्को में ऑस्टियोमलेशिया, हड्डियों का नरम होना है विटामिन डी की कमी से, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ई को टेकोफेरॉल बोला जाता है, विटामिन ई को उसकी कमी से जो जनन शक्ति कम होना है। और विटामिन के होता है फाइलोक्विनिन, तो फाइलोक्विनिन की कमी से रक्त का थक्का ना जमना, या फिर ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी भी के से देखने को मिलती है। तो ये सभी विटामिन का मैंने आपको बता दिया एक साथ। अब अगला सवाल देखते हैं कि 3 सक्रिय रूप है रेटिनल, रेटिनॉल या फिर रेटिनोइक एसिड, कौन से विटामिन की? तो आप सभी को पता है रेटिनॉल किसे बोला जाता है, तो ये विटामिन ए को, विटामिन ए जिसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, इसी के ये अन्य नाम है। केसिन किसमें पाया जाने वाला प्रोटीन है? ये भी काफी इजी सवाल आपको पूछा, केसिन किसमें पाया जाने वाला प्रोटीन है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दूध। दूध में पाया जाता है केसिन। और बाकी यहां पर कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन होता है जो गाजर में पाया जाता है, और अपना शरीर बीटा कैरोटीन को रेटिनॉल विटामिन ए में बदलता है, और गाजर को विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। जो केसिन की बात हो रही है ये दूध में पाया जाता है। जैविक उत्प्रेरकों यानी बायो कैटलिस्ट, जिनके उपयोग से जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, क्या कहलाता है? ऊपर भी ये सवाल आपका आया था, तो ये हो जाएगा आपका एंजाइम। एंजाइम जीवित कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक जैव उत्प्रेरक है जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, जैसे तेल, वसा और जो कार्बोहाइड्रेट दे रखा है, ये आपके एंजाइम्स नहीं है जो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ता है, तो ये एंजाइम ही अलग हो जाएगा। टेक्नीशियन 2024 में पूछा है। जिन कार्बोहाइड्रेट का तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें किसके रूप में संग्रहित किया जाता है, जो पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार उपयोग किए जाने के लिए आंतरिक ऊर्जा भंडार के रूप में तुरंत काम में नहीं आता है, वो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो ये हो जाएगा आपकी स्टार्च। अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। और ये जो सेलुलोज की बात हो रही है, ये संरचनात्मक पदार्थ है, उपयोग के लिए संग्रह नहीं किया जाता है। बाकी ग्लाइकोजन है, भी पौधों में नहीं होता है, ह्यूमन में देखने को मिलता है स्टोर फॉर्म में। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? हम जो भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर में विभिन्न एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है। बिल्कुल अलग अलग एंजाइम भोजन को पचाते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष पदार्थ के टूटने के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता है। बिल्कुल एंजाइम अलग अलग कार्य करते हैं, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। खट्टे फल जो रसोई के आवश्यक घटक हैं, इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन और केमिकल रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। आपको सारे बता देता हूं। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1 को आप थाइमिन बोलते हो, और B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हो, B3 को नियासिन बोलते हो, B5 को पेंटाथेनिक, और B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, B7 को बायोटिन बोलते हैं। उसके बाद B9 फोलिक एसिड, और B12 है साइनोकोबाल्मिन। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार आता है साइनोकोबाल्मिन, तो B12 है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। उसके बाद यहां पर विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई टेकोफेरॉल, के फाइलोक्विनिन होता है। और यहाँ पर जो खट्टे फ्रूट होते हैं उसमें एक एसिड पाया जाता है, उसे आप साइट्रिक एसिड बोलते हो। खट्टे फ्रूट में साइट्रिक एसिड भी पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको विटामिन सी के रेफरेंस में पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी लैक्टिक अम्ल वगैरह आपको पता है दूध में। चावल की भूसी के तेल के स्त्रीकरण में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? चावल की भूसी के तेल के स्त्रीकरण के लिए आपको एंजाइम पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम जो वसा पर कार्य करता है। तो राइन ब्रान ऑयल में वसा टूटने से खराब गंध बनने लगती है। ये एक तरीके से तेल के स्त्रीकरण है, फैट के लिए लाइपेज आप काम में लेंगे। नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? विटामिन सी सिट्रिक फल से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है? स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है, तो ये आपका हो जाएगा एमाइलेज। कौन सा हो जाएगा? एमाइलेज करेक्ट है।
जो स्टार्च को है माल्टोज है, सरल शर्करा ग्लूकोज है, इन शर्करा में तोड़ देता है। और यहाँ पर पेप्सिन की बात करें तो प्रोटीन, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का हो जाएगा, और लाइपेज ये वसा का है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। रक्त के थक्के के लिए ऊपर आपको डिटेल में बताया था, तो विटामिन के यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा रक्त के थक्के के लिए। एडीपी को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और डाई से ट्राई करना है, यानी एक फॉस्फेट समूह ऐड करना है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट, तो उसमें फॉस्फोरस यहां पर आपको जोड़ना पड़ेगा। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा होती है, गाजर का सेवन करने से बच्चे को कैसे सहायता मिलती है। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। गाजर में विटामिन ए होता है, ये सभी को पता होना चाहिए, काफी बार एग्जाम इसका स्रोत से पूछते हैं। तो देखिए विटामिन ए होता है ना, ये आपका रतौंधी रोग है या फिर दृष्टि, नेत्र दृष्टि के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे की दृष्टि मजबूत होगी। हड्डियों के लिए तो विटामिन आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर ये दृष्टि वाला हो जाएगा। बीमारी से लड़ने में विटामिन सी है। हमारे शरीर में कितना प्रतिशत लवण पाया जाता है, तो शरीर में लवण की मात्रा की बात करें तो ये लगभग 0.4% है। मनुष्य के शरीर की रक्त कोशिकाओं में लगभग 0.4% लवण घुले रहते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट संतुलन है, तंत्रिका संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। पाचन के दौरान भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में क्या होता है, तो इन सभी चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है और ये बनाने के लिए टूट जाते हैं, ये ग्लूकोज बनाने के लिए टूट जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, सरल शर्करा है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, तो ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा, विटामिन सी है खट्टे फल में। पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिसका तत्काल उपयोग नहीं होता है, वे किस रूप में संग्रहित रहता है, तो तत्काल उपयोग नहीं होता। एएलपी 2018 में भी ये सवाल रिपीट हुआ है, स्टार्च के फॉर्म में संग्रहित रहता है और मनुष्य में रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जीवों में प्रोटीन बनाने के लिए सूचना का स्रोत क्या? जीवों में प्रोटीन बनाने के लिए सूचना, तो देखिए जो क्रोमोसोम होता है ना, गुणसूत्र में होता है आपका डीएनए। डीएनए इसमें प्रोटीन बनाने का संपूर्ण कोड होता है, प्रोटीन कैसे बनेगा। और राइबोसोम केवल उस जानकारी के आधार पर प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण तो करता है, लेकिन जानकारी जो कोड कहां से मिलता है, डीएनए से मिलता है। तो ये डीएनए सूचना का स्रोत का क्या है, डीएनए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन संतुलित आहार का उदाहरण है। ये भी इजी सवाल है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है, सारा कुछ आपको मिलना चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे चावल, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सही आहार नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स है बिल्कुल भी ये उपयोगी नहीं। रोटी, दाल, सब्जी है, ये सही संतुलित है। नियासिन निम्नलिखित में से किसका एक रूप है, तो विटामिन और केमिकल नाम में आपको बताया था। नियासिन है वो विटामिन B3, विटामिन B3। विटामिन B2 को बोलते हो आप राइबोफ्लेविन। B1 है थाइमिन। B4 विटामिन B1 तो आपको बता दिया थाइमिन है, ये कॉमन नहीं है ज्यादा। B4 एडेनिन इसका वैसे नाम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्लों में परिवर्तित करता है। अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ट्रिप्सिन। अग्नाशयी रस में क्या होता है, ट्रिप्सिन। बाकी आपने देखा लाइपेज होता है, ये वसा तोड़ता है। एमाइलेज है, स्टार्च है, तो ट्रिप्सिन यहां पर कार्य करेगा। लैक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है, लैक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है। यहां पर किसकी बात हो रही है, बात हो रही है आपके गैलेक्टोज की। लैक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है। लैक्टोज सही है ना, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, बिल्कुल गैलेक्टोज यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दो सिमिलर शुगर यूनिट है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। नेक्स्ट देखते हैं, खट्टे फलों को एक समृद्ध स्रोत विटामिन सी का हो जाएगा। समृद्ध स्रोत है खट्टे फल। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में एक सामान्य दवा आइब्रोप्रोफेन है। आइब्रोप्रोफेन कब लिया जाना चाहिए, तो आइब्रोप्रोफेन ये दर्द की दवा है, तो दर्द, बुखार और सूजन का उपचार करने के लिए ये विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गन्ने से निकलने वाले रस के निष्कर्षण के बाद बचा हुआ फाइबर है, तो बचा हुआ फाइबर आपका हो जाएगा
बेगास, क्या हो जाएगा? बेगास। और इस बेगास का उपयोग किया जाता है, कह सकते हो इसका उपयोग जैव ईंधन के रूप में, जिससे बिजली और गर्मी उत्पन्न होती है। और इसका उपयोग कागज है, कंपोस्ट खाद, इन सभी में भी किया जाता है। इसे खोई भी बोला जाता है। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक सभी को पता होना चाहिए। एंटीबायोटिक है फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की जाने वाली दवाएं हो जाएगी। देखिए, जीवाणुओं से लड़ने के लिए रहती है ये प्रतिजैविक। ये तैयार किससे होती है? कवक से होती है। कवक और कुछ मिट्टी के बैक्टीरिया होते हैं, इन दोनों से। अब बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए कवक और बैक्टीरिया से ही मेडिसिन बनाई जाती है। और आपको पता है सबसे पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, जिसे कवक था उसका पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त हुई थी। तो ये कवक से प्राप्त होती है, फफूंद से होती है, प्रतिजैविक होती है, बैक्टीरिया खत्म करने के लिए। दूध को दही में बदलने के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? दूध को दही में बदलने के लिए तो जीवाणु है यहाँ पर लैक्टोबैसिलस। कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र जल विलेय विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? जल विलेय विटामिन और यकृत में संग्रहित कर सकते हैं विटामिन B12। देखिए, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, दोनों ही जल में घुलनशील। अब बात करेंगे विटामिन ए, डी, ई, के, ए, डी, ये सभी वसा में विलय होते हैं। तो विटामिन यहाँ पर B12 ये लीवर यकृत में लंबे समय तक संग्रहित रह सकता है। और बाकी विटामिन है जल विलेय विटामिन शरीर में जमा नहीं रहते हैं। तो B12 की जैसे जल में घुलनशील है, जिसे कई वर्षों तक यकृत में आप संग्रहित कर सकते हो, ध्यान देना। सवाल है, कैप्साइसिनोइड, कैरोटीनॉइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रमुख रसायन है? तो ये सभी आपके हो जाएंगे मिर्च में, हालांकि ये प्रीवियस ईयर का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड का एक उदाहरण है? मोनोसेकेराइड का उदाहरण है आपका फ्रक्टोज और ग्लूकोज। ये सिंगल्स आपका शर्करा है, बाकी ये मिक्स है सुक्रोज और स्टार्च। जिसमें आपको पता है ये सुक्रोज है, डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर है। स्टार्च में काफी ज्यादा ग्लूकोज के अणु रहते हैं। तो ये सिंगल मोनो नहीं, बाकी ये अपने आप में मोनो है। काष्ठ, फल, वनस्पति तेल और मछली, ये किसके समृद्ध स्रोत है? मछली वगैरह, काष्ठ तेल, ये ओमेगा 3 के समृद्ध स्रोत है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी ने देखा है, नियासिन आपका हो जाएगा B3। ग्रुप डी 2022 में पूछा है, ये B3 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपने देखे टोटल यहाँ पर 34 के आसपास सवाल जो पीवाई की पूछे गए हैं। और ये आप सीरीज है, आप देखना चाहते हो पूरी तो प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। और बाकी जो इंपॉर्टेंट ई बुक वगैरह है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। और ये पूरी बुक आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हो, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट सीरीज के साथ। बाय बाय।